होने वाली हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होंगे उनका ऐलान अगले 2-3 घंटों में सामने आ सकता है, क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास शुरू होने वाला है और पार्लिमानी कमेटी ये फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा। देखें, जो पार्लिमानी कमेटी है ये 12 रुकनी है और इसमें सबसे पहली जो वारदात डाली गई वो आपको बताता हूँ। ये जो 12 रुकनी है इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ उसके मुताबिक इसमें थे राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फारूक एच नाइक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आज़म नज़ीर तारड़, कामरान मुर्तज़ा, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रज़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, राना अंसार। अच्छा, ये हैं मेंबर्स। हुकूमत ने सबसे पहली वारदात ये डाली कि इन्होंने क्योंकि 2/3 अक्सरियत से फैसला होना है तो हुकूमत ने अपने आप को ही इसमें 2/3 दे दी, क्योंकि हुकूमत ने यह किया कि इसमें 12 में से 8 वोट चाहिए 2/3 के लिए। तो हुकूमत ने यह किया कि 2/3 लेने के लिए इन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक सीटें दी, इसमें नुमाइंदगी दी। तो अगर PTI को मखसूस नशस्तें मिल गई होती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अगर जो है वो सेनेट इलेक्शन हो गए होते KPK के, तो फिर PTI की इसमें एक सीट ज़्यादा होती, फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ना बचती। लेकिन एक वारदात डाली गई, इसलिए ये मतलब तरमीम हो वो भी मुतनाज़ा, ये कमेटी भी मुतनाज़ा। और अब अगर इस कमेटी ने मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का फैसला किया तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ हो जाएगा। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से 3 नाम जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि आया ये जो लैंग्वेज है इस जो नई आईनी तरमीम है उस लैंग्वेज के मुताबिक जो बात है कि अगर जो तीसरे जज हैं याहिया अफरीदी साहब उनको ये कमेटी उनकी अप्रूवल देती है और वो इनकार कर देते हैं, तो जो लैंग्वेज है उसमें जो एक डिस्कशन है कि कौन फिर होगा। जो पहले 2 हैं उनमें से किसी को ऑफर किया जाएगा या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 4थे नंबर वाले हैं उनको ऑफर किया जाएगा। इस हवाले से कल रात मेरी बात हुई जो खालिद जावेद खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, उनसे बात हुई। उन्होंने जो बात की है उसके मुताबिक यह है कि इन पहले 2 में से किसी एक को ऑफर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब के पास जा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, देखें जो आइन की लैंग्वेज है ना उसमें फुल स्टॉप कॉमा जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने बड़ी टेक्निकल मुझे वो बात समझाई, वो अब मैं आगे आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो इतनी एक वो जो लैंग्वेज उन्होंने बताया वो मैं अगर मैं बताना भी चाहूँ तो वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ है कि वो मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया है। और खालिद जावेद खान साहब वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे जिनका सबको पता है कि उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में अदालतों में किस तरह का मौक़िफ़ अपनाया। और कई बार हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हों, उन्होंने ओपनली खड़े होकर ये कहा कि हुकूमत ने ये गलत किया है और मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलूंगा, आप मुझे मौका दें, मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर और इस पर वज़ीर-ए-आज़म की राय आपके सामने रखूंगा और मैं वज़ीर-ए-आज़म को बताऊंगा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और कई बार उन्होंने इमरान खान साहब से फैसले तब्दील करवाए और इमरान खान साहब उनको बड़ा एहतराम देते थे और क्योंकि वो सिंसियर थे तो इमरान खान साहब उनकी बात मानते थे। और फिर ये भी होता रहा, हमने देखा कि अदालत उनकी एक बात पर बड़े बड़े केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देती थी, उनकी ज़बान पर इतना एतमाद था। यानी वो मौजूदा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब की तरह बिल्कुल नहीं थे कि जो आइन पे हमले करने में वो शामिल हों, अदलिया पर हमले करने में वो शामिल हों, पाकिस्तान की ऐसी चीज़ें करने में जिनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने हैं उसमें वो शामिल हों, उसमें वो सहूलतकारी करें या उसके वो मास्टरमाइंड हों, वो आज़म नज़ीर तारड़ जैसे किरदारों के साथ लग के और तबाही और बर्बादी फेरें, ऐसे वो हरगिज़ नहीं थे। तो उन्होंने वो बड़ी फेयर ओपिनियन देते हैं और उनकी फेयर ओपिनियन यही है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले 2 को ही इनको ऑफर करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास जो है वो जाएं। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि PTI ने क्योंकि बायकॉट कर दिया है इस कमेटी का, आया बायकॉट का फैसला दुरुस्त है या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। इस पर बहुत से यानी तकसीम है राय। एक राय यह है कि बिल्कुल ठीक किया है बायकॉट करके, क्योंकि जब इन आईनी तरमीम को ही आप नहीं मान रहे, इस प्रोसेस को ही नहीं मान रहे और आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही बनना चाहिए तो फिर आप क्यों इस कमेटी में बैठे हैं। दूसरी राय है कि नहीं, आपको कमेटी में जाना चाहिए था, आपको वहाँ पे अगर आपको मंसूर अली शाह साहब का नाम देना चाहिए था, आपको एजिटेट करना चाहिए था, आपको वहाँ पे पूरी बात करनी चाहिए थी, आपको वहाँ जाके रिटर्न देना चाहिए था, आपको वहाँ जाके और ऐसा रिटर्न नोट देना चाहिए था जो उस कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता। कल को जब अदालतों में केस आएगा तो वो काम आता। आपको बताना चाहिए था कि कैसे काजी फायजी साहब और इस हुकूमत ने मिलकर और पाकिस्तान के साथ क्या किया है, अदलिया के साथ क्या किया है, इन आईनी तरमीम में क्या किया है, आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। तो ये एक राय थी
लेकिन जाहिर है अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन चल रही है। हो सकता है तहरीक इंसाफ के मेंबर्स चले जाएं और अपने फैसले को रिव्यू कर लें, क्योंकि इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्योंकि वो जैसे हसनात मलिक साहब ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिर इस हिसाब से तो आप फिर कल को जुडिशल कमीशन में भी नहीं बैठेंगे, इस हिसाब से तो आपको फिर पार्लियामेंट में भी नहीं बैठना चाहिए। तो मेरी अपनी ये राय है कि पीटीआई को इसमें जाना चाहिए था, पीटीआई को जाकर इसमें और स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन देना चाहिए था। अब ज़ाहिर है एक कमेटी बन गई है और ये भी है कि क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी उधर से ये तासुर है पीटीआई को कि मौलाना फजल रहमान साहब को कमिटमेंट दी इस हुकूमत ने कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो होंगे। तो अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब ही होंगे तो तहरीक इंसाफ को वहाँ पे होना चाहिए था। बहरहाल तहरीक इंसाफ का ये फैसला है, दोनों साइडों पे बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं, बाइकआउट के हक में भी बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं, बाइकआउट ना करने के हक में भी स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं। फैसला तहरीक इंसाफ को करना है और ये वो फैसला है जिसमें दोनों तरफ क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। तो बहरहाल जो भी तहरीक इंसाफ का फैसला होगा, अब उस फैसले का वैसे तो तहरीक इंसाफ वहाँ जाए भी तो कोई असर तो नहीं है क्योंकि 8 वोट हुकूमत ने अपने पूरे किए हुए हैं। लेकिन बात ये होती है कि कई चीज़ें आप तारीख में रकम करवाने के लिए आप कहते हैं तारीख में वैसे भी ऐसे भी रकम हो जाएगा, लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ को करना था, तहरीक इंसाफ कर चुकी है, बदलती है फैसला नहीं बदलती ये पता चल जाएगा। अब एक और बात ये बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते और याहिया अफरीदी साहब का नाम आता है तो इस पे मैंने खालिद जावेद खान साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप जजेस को बड़ा आप करीब से जानते हैं, तो आप बताएं कि याहिया अफरीदी साहब को अगर बनाते हैं तो वो कबूल करेंगे? उन्होंने कहा जी याहिया अफरीदी साहब किसी सूरत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जितना मैं याहिया अफरीदी साहब को जानता हूँ कभी भी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो नहीं बनेंगे और उसके बाद पहले 2 में से ही वो करना पड़ेगा। और अगर ये अमीरुद्दीन खान साहब को करते हैं फिर तो जो तहरीक अगर आप कहें कि 100 की स्पीड पे चलनी थी वो 140 की स्पीड पे चलेगी। इतनी शदीद जो है वो मज़ामत होगी और बहुत सख्त इसके ऊपर रिएक्शन आएगा वकला का। और मैं बता चुका हूँ कि वकला अब एजुटेशन करेंगे, वकला लड़ेंगे। पहले वकला को एक तसल्ली थी कि मौलाना फजल रहमान साहब इस आइनी तरमीम को नाकाम बनवा देंगे, वो नहीं हुआ। तो अब वकला जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और अगर मंसूर अली शाह साहब ही बन जाते हैं तो ये बहरहाल मौलाना साहब का जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं 70% उनको अभी भी इस मुसवदे के साथ भी क्रेडिट देता हूँ, तो फिर उनका क्रेडिट 95% हो जाएगा। 5% उन पर तनकीद बरकरार रहेगी मौलाना साहब पर, क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पर राय है कि मौलाना साहब ना जाते तो ये आइनी तरमीम नहीं हो सकती थी। गो के रात को सलमान राजा साहब ने जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात की है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें कह दिया था कि उन्होंने तो आइनी तरमीम करवानी है, हम साथ जाएंगे तो चीज़ें कुछ थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, नहीं जाएंगे तो वो पुराना जो पहला मुसवदा है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी थी, जजेस के ट्रांसफर पोस्टिंग भी थी, आइनी अदालत भी थी, काजी फाइज ईसा भी था, तबाही भी थी, बर्बादी भी थी, तो वो सारा कुछ हो जाएगा। तो ये इसलिए और फिर एक तासुर ये भी उन्होंने दिया सलमान राजा साहब ने कि मौलाना साहब ने कहा कि मेरे बंदे भी टूट गए हैं, आपके बंदे भी टूट गए हैं, तो जब हमारे बंदे टूट गए हैं तो हम साथ ना भी जाएं तो उन्होंने करवा लेनी है, तो क्यों ना हम इनके साथ जाके और चीज़ों को कुछ बेहतर कर लें। बाकी ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये मुनीब अख्तर साहब और मंसूर साहब क्या करेंगे अगर याहिया अफरीदी साहब बन जाते हैं, ये तीनों क्या करेंगे। याहिया साहब का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके बारे में यह कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन दो के बारे में अगर कोई ये समझता है कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुस्ताफ़ी होंगे। और ये बात भी मैंने खालिद जावेद खान साहब से पूछी तो इस पर भी उन्होंने मुझे यही कहा कि बिल्कुल ये दोनों जज मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और इनको होना भी नहीं चाहिए। और बाकी मैंने आपको बताया है कि वकला भी सड़कों पर होंगे, तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर होगी और बहुत सख्त जो है वो रिएक्शन होगा। क्योंकि देखना कोई इस हवाले से आइन खामोश है कि अगर 3 नाम आएंगे तो किस बुनियाद पर किसी जज को मुंतखब किया जाएगा नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर, मतलब कोई क्राइटेरिया इस वक्त तक नहीं बनाया गया कि किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो आप जो है वो बनाएंगे। ये कोई क्राइटेरिया जो है वो तय नहीं है। तो इसलिए ये जो भी करें बहुत सख्त रिएक्शन आएगा अगर मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी को बनाया और इस हुकूमत की कांपें टांगेंगी और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो देखते हैं जी किस तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। बाकी इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के लिए जो है वो मुसलसल काविशें हो रही हैं और अभी तक उनका नहीं पता चला। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के मामले में सबसे पहले पिटिशन जो ड्राफ्ट की थी और आवाज़ उठाई थी वो समीर खोसा साहब ने उठाई थी। तो मैंने समीर खोसा साहब से भी पूछा है कि कोई पस पर्दा कोई राब्ते, तो उन्होंने कहा जी कोई किसी तरह का हमें राब्ता नहीं हुआ, कहीं से हमें नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर हैं। तो उनका भी ये ख्याल था कि अब जब आपने ये आइनी तरमीम जो आपने बिल्डोज करना था आइन को और जो आपने हमला करना था आइन पे वो हमला आपने कर लिया है, आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है,
और आपने तबाही और बर्बादी कर लिया, अदलिया पर हमला कर लिया, तो अब आने दें इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को। अब तो इंतज़ार हुसैन पंजोता की आपको क्या यही था ना कि इन आइनी तरमीम के दौरान इंतज़ार हुसैन पंजोता बता ना दे कि इमरान खान साहब का क्या पैगाम था, दोबारा PTI को मजबूरन PTI की क़यादत को डी चौक ना आना पड़ जाए। तो जब ये चीज़ें गुजर गई हैं तो अब आने दें। तो बहरहाल काविशें समीर खोसा साहब ने भी काफ़ी की और बहुत से वकला अब एक्टिव हो गए हैं, और क्योंकि अब जो है ना बहुत तशवीश हो चुकी है वकला को कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें कम्प्लिकेटेड ना हो जाएं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के मामले में, लेकिन अभी तक नहीं पता चला। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। हाँ, आगा शेख सरवर जो हैं वो आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं। मेरी बात तो नहीं हुई, कल से मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मेरी बात तो नहीं हो सकी उनसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं। और आगा शेख सरवर जो हैं उन्होंने जिस तरह से जो रिपोर्टिंग की है, दबंग रिपोर्टिंग की है, वो रिपोर्टिंग में यानी मैं उनको नंबर 1 ये समझता हूँ। जितने भी प्रोटेस्ट होते रहे, आवाम की जो सेंटिमेंट्स वो दिखाते रहे, मैं उनको यानी नंबर 1 और बहुत माजरत के साथ अपने छोटे भाई हसनैन रफ़ीक को कहूँगा कि वो भी नंबर 1 है, लेकिन चंद पॉइंट्स जो है वो के फ़र्क से ये दोनों ही चले नंबर 1 है। इन दोनों की बड़ी काविशें, और जिस तरह से मतलब नया पाकिस्तान देखें ना कि अक्टूबर में जो अशर बाजवा एक लिस्ट जारी करते हैं फैक्ट्स की, फिगर्स की, उसमें नंबर 1 जो है वो नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है। और आगा शेख सरवर तो अभी उभर के और हमारे सामने आए हैं अपनी मेहनत से और अपने अज़म से, लेकिन हसनैन रफ़ीक को हम देख रहे हैं कि ये जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उस दिन से लेकर आज तक कोई एक भी इवेंट अगर किसी ने मिस नहीं किया तो उसका नाम हसनैन रफ़ीक है। और वो चैनल है यूट्यूब पे नया पाकिस्तान, जो लाइव मनाजिर दिखाते हैं, जान हथेली पे रख के जाते हैं, और बड़ी उनकी भी कुर्बानी है। उनके घरों पे, उसके हसनैन रफ़ीक के घरों पे बहुत छापे पड़े, अभी भी उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, और लेकिन हसनैन रफ़ीक जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और अल्लाह ताला उसे भी अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे, उसकी पूरी टीम को अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये कुछ तफसीलात हैं, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह की मां सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।